नमस्कार। चलिए सुनते हैं कहानी ईमानदार बनो। किसी गांव में एक दुधिया रहता था। वह प्रतिदिन दूध बेचने शहर में जाता था। वह अपने ग्राहकों को आधा दूध और आधा पानी देता था। ये उसका रोज का धंधा था। लोग उससे कहते भी थे, परंतु वह हंसकर टाल देता और कहता कि आजकल भैंस दूध ही पतला देने लगी है। एक दिन वह ग्राहकों से दूध के दाम एकत्र करके थैली में रखकर वापस घर को लौट रहा था। थैली में लगभग 600 रुपए के सिक्के थे। मार्ग में एक नदी पड़ती थी। दुधिये ने सोचा, गर्मी बहुत है, क्यों न नदी में स्नान कर लिया जाए। ये सोचकर उसने चारों ओर देखा और निश्चिंत होकर कपड़े व रुपयों की थैली नदी के किनारे रखकर नदी में स्नान करने लगा। नदी के किनारे एक वृक्ष था। उस पर एक बंदर बैठा था। वो दुधिये को देख रहा था। दुधिया जैसे ही पानी में अपने शरीर को मलमल कर नहाने लगा, वैसे ही बंदर दबे पांव उतरकर उसकी थैली को उठाकर चलता बना। उसने सोचा, थैली में अवश्य कुछ खाने की चीज होगी। नहाकर जब वो लौटा तो उसने देखा कि थैली गायब थी। तभी उसे बंदर थैली लिए वृक्ष पर नजर आया। दुधिया थैली जाने के कारण बहुत परेशान था। उसने बंदर को बहुत लालच दिए, पर वह वृक्ष पर ही उछलता कूदता रहा। उसने रुपयों की थैली नहीं दी। दुधिया रुपयों की थैली न मिलने के कारण बहुत चिंतित था। उसने शोर मचाया तो आते जाते कुछ लोग वहां रुके और बंदर से थैली लेने का प्रयास करते रहे, परंतु बंदर ने थैली को नहीं छोड़ा और कूदकर नदी के किनारे दूसरे वृक्ष की डाल पर जा बैठा। दुधिये ने अपना एक जूता बंदर पर फेंक कर मारा, परंतु वह जूता बंदर को तो लगा नहीं, वहीं वृक्ष पर टंग गया। अब दुधिये ने दूसरा जूता फेंक कर मारा तो वह नदी में गिर गया। इस घटना से बंदर को बहुत गुस्सा आया। बंदर को नकल करने की आदत तो होती ही है। उसने भी थैली खोली और उसमें देखा कि कोई खाने योग्य वस्तु है नहीं। उसने एक सिक्का रेत पर और एक सिक्का नदी में फेंकना आरंभ कर दिया। जो सिक्का रेत पर गिरता उसे दौड़कर दुधिया उठा लेता और जो सिक्का नदी में गिरता उसे वह लालच भरी दृष्टि से देखता रह जाता। इस प्रकार एक एक करके बंदर ने सारे सिक्के नीचे फेंक दिए, जो आधे दुधिये के हाथ लगे और आधे नदी में गिरे। इस तमाशे को देखने के लिए तब तक नदी के किनारे गांव के बहुत से आदमी एकत्र हो गए थे, जिनमें से कुछ दुधिये के साथ सहानुभूति प्रकट कर रहे थे और कुछ मनोरंजन कर रहे थे। इस भीड़ में कुछ लोग वे भी खड़े थे जो दुधिये से दूध लेते थे। जब दुधिया अपने परिचित लोगों को देखता तो उनकी ओर वह बड़ी भोली सूरत बना लेता और सहायता की गुहार करता, परंतु इस काम में कोई भी किसी प्रकार की सहायता नहीं कर सका। व्यंग करते हुए एक ग्राहक ने कहा, भाई, दुखी होने की क्या बात है? बंदर ने तो न्याय ही किया है। तुम भी तो लोगों को आधा दूध और आधा पानी ही दिया करते हो, सो तुम्हारे पास आधे रुपए दूध के आ गए और आधे रुपए पानी के पानी में चले गए। बंदर ने तो न्याय ही किया है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ये सुनकर दुधिया बहुत लज्जित हुआ। वो अपना सा मुंह लेकर और आधा धन लेकर चला गया। भविष्य में उसने दूध में पानी ना मिलाने की कसम खाई और थोड़े दिनों में ही वह धनवान बन गया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी झोपड़ी का मूल्य। राजमहल में उसका जन्म हुआ था। दास दासियों से पूर्ण श्री निकेतन में उसका लालन पालन हुआ था। वह अपने पिता के हृदय की संपत्ति, माता के आंचल की निधि और पति की प्राणेश्वरी थी। सुंदर की तो वह प्रतिमा थी। वैभव अनंत था, रूप अनुपम था, सुख असीम था। एक दिन रानी ने अपनी सखियों से कहा,
चलो आज गंगा नहाने चलें। हेमंत की ऋतु थी, प्रातः काल हो गई थी, पर भगवान सूर्यदेव उदित नहीं हुए थे। कितने ही लोग अपने घरों में रजाई ओढ़े पड़े थे। पालकी में चढ़कर रानी अपने सखियों के साथ गंगा तट पर आई। गंगा की निस्तब्ध तटभूमि उसकी हास्य ध्वनि से गूंज उठी। नहा लेने पर रानी की दृष्टि पास की ही एक झोपड़ी पर पड़ी। रानी ने भीतर झांक कर देखा, वहां कोई न था। मिट्टी का एक घड़ा और फटा हुआ कंबल देखकर रानी ने जान लिया कि यह किसी दरिद्र की कुटी है। इतने में सब सखियां भी नहाकर आ गई। एक ने कहा, बड़ी सर्दी है। दूसरी ने कहा, यहीं कहीं लकड़ियां मिल जाएं तो जलाकर तापें। रानी ने कहा, एक तमाशा करो, आओ इस झोपड़ी को ही जलाकर तापें। रानी की यह बात सुनकर एक सखी ने कहा, नहीं, ऐसा मत कीजिए, न जाने किस गरीब की है यह झोपड़ी। इसे जला देने से उस बेचारे की बड़ी हानि होगी, वो निराश्रित हो जाएगा। रानी ने कुछ रुष्ट होकर कहा, 10 रुपए की झोपड़ी, उसके लिए इतनी चिंता करने की क्या जरूरत? क्या मैं एक झोपड़ी का मूल्य भी नहीं दे सकती? 10-5 रुपए में फिर नई झोपड़ी बनवा दूंगी। सखी चुप रह गई। रानी की आज्ञा से झोपड़ी में आग लगा दी गई। घड़ी भर में वह जलकर राख हो गई। झोपड़ी में रहने वाला वो गरीब आदमी राजा के पास पहुंचा। राजा ने सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी। फिर वो भीतर गए। रानी बैठी हुई श्रृंगार कर रही थी। राजा को देखकर रानी उठ खड़ी हुई। राजा ने कहा, रानी, तुमने आज एक गरीब की झोपड़ी जला दी है। वो बेचारा यहां दौड़ा हुआ आया है। क्या यही तुम्हारी समझदारी है? रानी बोली, एक झोपड़ी के लिए इतनी आए तौबा, मैं नई झोपड़ी बनवा दूंगी। राजा ने कुछ गंभीर स्वर में कहा, रानी, तुम्हें कुछ समझ नहीं। तुम्हें अभी झोपड़ी का मूल्य मालूम नहीं है। अच्छा, तुमने कहा है कि मैं उसके लिए नई झोपड़ी बनवा दूंगी, वही करो। जब तक तुम अपने श्रम से उसकी झोपड़ी नहीं बनवा दोगी, तब तक तुम मेरी रानी नहीं। रानी राजमहल से बाहर कर दी गई। पल भर में उसके ऐश्वर्य का और उसी के साथ उसकी शक्ति का हास हो गया। साल भर रानी बाहर रही। साल भर उसने परिश्रम किया। घोर वर्षा और कड़ी धूप सहकर उसे काम करना पड़ा। पास ही एक जंगल था, वहीं से वह लकड़ियां बटोर लाती। उन्हें बेचकर वह पहले अपने पेट की चिंता करती, फिर झोपड़ी बनाने की। पूरे 1 वर्ष में झोपड़ी बनकर तैयार हुई। रानी अपने पद की मिथ्या गरिमा को भूल गई। ऐश्वर्य की झूठी महिमा को वह अच्छी तरह जान गई। उसने परिश्रम की गरिमा को समझ लिया। राजा उसे फिर महल में लेकर आया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी बुरी संगत का फल। प्राचीन समय की बात है। सोहन नाम का एक लड़का था। वह माता पिता का इकलौता पुत्र था। माता पिता उसका पालन पोषण बड़े चाव से करते थे। वो भी पढ़ने में बहुत रुचि रखता था। प्रतिवर्ष अपनी कक्षा में प्रथम आकर अपनी योग्यता का सिक्का जमा देता था। वो प्रत्येक कार्य समय पर करता था। बड़ों का आदर करने तथा दुखियों के दुख को दूर करने का गुण भरा होने के कारण सभी लोग उसे अच्छा बालक समझते थे। दुर्भाग्य से उसकी मित्रता कुछ बुरे लड़कों से हो गई। वो पढ़ाई से भी जी चुराने लगा। कभी कभी स्कूल भी न जाता था। घर पर न रहकर गलियों में घूमकर समय बर्बाद करने लगा। 3 महीने के पश्चात छमाही परीक्षा हुई और वो फेल हो गया। फेल होने की बात सुनकर उसके माता पिता दुखी हुए। पिता ने सोहन को बहुत समझाया, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन सोहन के पिताजी बाजार से कुछ सेब लाए। उन सेबों में एक सड़ा हुआ सेब भी था। सोहन के पिता ने सोहन के सामने उस सड़े हुए सेब को अच्छे सेबों में रख दिया। पिता के कहने पर सोहन सेबों की टोकरी कमरे में रखाया। 3-4 दिन बीत गए।
सोहन के पिता ने सोहन को सेबों की टोकरी लाने को कहा। सोहन जब सेब लाने के लिए गया तो उसने बहुत से सेबों को सड़ा हुआ पाया। सोहन ने बड़ी हैरानी से अपने पिता को बताया कि सेब सड़ गए हैं। पिता ने सेबों की टोकरी को देखते हुए कहा, देखो, एक सड़े सेब ने सारे अच्छे सेबों को भी खराब कर दिया है। ठीक इसी प्रकार बुरी संगत में पड़ जाने पर अच्छे व्यक्ति भी दूषित हो जाते हैं। सोहन को लगा कि जैसे उसके पिताजी उसी से ही कह रहे हों। उसकी समझ में ये सारी बातें आ गई। उसने बुरे लड़कों का साथ छोड़ दिया और फिर से अच्छा लड़का बन गया। वार्षिक परीक्षा में प्रथम आकर यह भी सिद्ध कर दिया कि सत्संगत का फल अच्छा निकलता है। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी सवेरे वाली गाड़ी। पत्नी के अंतिम संस्कार व 13वीं के बाद रिटायर्ड पोस्टमैन मनोहर गांव छोड़कर मुंबई में अपने पुत्र सुनील के बड़े से मकान में आए हुए हैं। सुनील बहुत मनुहार के बाद यहाँ ला पाया है। यद्यपि वह पहले भी कई बार प्रयास कर चुका था, किंतु अम्मा ही बाबूजी को ये कहकर रोक देती थी कि कहाँ वहाँ बेटे बहू की जिंदगी में दखल देने जाओगे। यही ठीक है, सारी जिंदगी यहीं गुजरी है और जो थोड़ी सी बची है उसे भी यहीं रहकर काट लेंगे। ठीक है ना? बस बाबूजी की इच्छा मर जाती, पर इस बार कोई साक्षात अवरोध नहीं था और पत्नी की स्मृतियों में बेटे के स्नेह से अधिक ताकत नहीं थी। इसलिए मनोहर बंबई आ ही गए हैं। सुनील एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर है। उसने आलीशान घर व गाड़ी ले रखी है। घर में घुसते ही मनोहर ठिठक कर रुक गए। गुदगुदी मैट पर पैर रखे ही नहीं जा रहे थे उनके। दरवाजे पर उन्हें रुका देखकर सुनील बोला, आइए बाबूजी, अंदर आइए। बेटा, मेरे गंदे पैरों से यह चटाई गंदी तो नहीं हो जाएगी? बाबूजी, आप उसकी चिंता ना करें। आइए यहाँ सोफे पर बैठ जाइए। सहमे हुए कदमों में चलते हुए मनोहर जैसे ही सोफे पर बैठे तो उनकी चीख निकल गई, अरे मर गया रे। उनके बैठते ही नरम और गुदगुदा सोफा की गद्दी अंदर तक धंस गई थी। इससे मनोहर चिहुक कर चीख पड़े थे। चाय पीने के बाद सुनील ने मनोहर से कहा, बाबूजी आइए, आपको घर दिखा दूं अपना। जरूर बेटा, चलो। बाबूजी, ये है लाबी जहां हम लोग चाय पी रहे थे। यहाँ पर कोई भी अतिथि आता है तो चाय नाश्ता और गपशप होती है। ये डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं। बाबूजी, ये रसोई है और इसी से जुड़ा हुआ ये भंडार घर है। यहाँ रसोई से संबंधित सामग्री रखी जाती है। ये बच्चों का कमरा है। तो बच्चे क्या अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते? बाबूजी, ये शहर है और शहरों में मुंबई है। यहाँ बच्चे को जन्म से ही अकेले सोने की आदत डालनी पड़ती है। माँ तो बस समय समय पर उसे दूध पिला देती है और शेष कार्य आया आकर कर जाती है। थोड़ा ठहरकर सुनील ने आगे कहा, बाबूजी, ये आपकी बहू और मेरे सोने का कमरा है और इस कोने पर यह गेस्ट रूम है। कोई अतिथि आ जाए तो यहीं ठहरता है। ये छोटा सा कमरा पेट्स के लिए है। कभी कोई कुत्ता आदि पाला गया तो उसके लिए व्यवस्था कर रखी है। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे सुनील ने लंबी चौड़ी छत के एक कोने में बने एक टीन की छत वाले कमरे को खोलकर दिखाते हुए कहा, बाबूजी, ये है घर का स्टोर रूम। घर की सब टूटी फूटी और बेकार वस्तुएं यहीं पर एकत्र कर दी जाती हैं और दिवाली होली पर इसकी सफाई कर दी जाती है। ऊपर ही एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है। मनोहर ने देखा कि इसी कबाड़ खाने के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है और उसी पर उनका झोला रखा हुआ है। मनोहर ने पलटकर सुनील की तरफ देखा, किंतु वो नीचे जा चुका था। मनोहर चारपाई में बैठकर सोचने लगे कि कैसा ये मकान है जहां भविष्य में पाले जाने वाले पशु के लिए कमरे का विधान कर लिया जाता है, किंतु बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं।
इनके लिए तो कबाड़ का कमरा ही उचित आवास बना है। नहीं, अभी मैं कबाड़ नहीं हुआ हूं। सुनील की मां की सोच बिल्कुल सही थी। मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह जब सुनील मनोहर के लिए चाय लेकर ऊपर गया तो कमरा खाली पाया। बाबूजी का झोला भी नहीं था वहां। उसने टॉयलेट व बाथरूम भी देख लिए, किंतु बाबूजी वहां भी नहीं थे। वो झट से उतरकर नीचे आया तो पाया कि मेन गेट खुला हुआ है। उधर मनोहर टिकट लेकर गांव वापसी के लिए सवेरे वाली गाड़ी में बैठ चुके थे। उन्होंने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर देखा कि उनके घर की चाबी मौजूद थी। उन्होंने उसे कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। चलती हुई गाड़ी में उनके चेहरे को छू रही हवा उनके इस निर्णय को और मजबूत बना रही थी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी सवेरे वाली गाड़ी।